दोस्तों तो स्वागत है बीए फोर्थ सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में। इस क्लास में हम काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं क्योंकि कल आपका 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है हिंदी बीए फोर्थ सेमेस्टर वालों का। और इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम पेपर है जो कि कल आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। और आपने ये 2 या 3 क्लासों को तैयार कर लिया तो आपके 80 से 90% जो मार्क्स के नंबर हैं ये यहीं मतलब इन्हीं क्लास से आ जाएंगे। फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है और उसके बाद 2 सेक्शन बी के क्वेश्चन होते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके 200 वर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ऐसे ही कल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हिंदी अनुवाद में। और यह है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय जिनमें भी हिंदी अनुवाद टाइटल है, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। वो आप इन्हीं क्लासों को वो भी तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या है। सेक्शन 1 के जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके 75 वर्ड्स में पूछे जाते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अनुवाद का जो अर्थ है वह स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। अनुवाद शब्द 2 शब्दों से अनु प्लस वाद से मिलकर बना है। अनुवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से अनु प्लस बाद से मिलकर बना है। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे या बाद में। अनु का अर्थ क्या होता है, अनु का अर्थ होता है बाद या पीछे, और बाद में या पीछे जैसे है ना। और बाद का जो अर्थ होता है वह कथन होता है या अर्थात। क्या कथन होता है, बाद का अर्थ क्या होता है, कथन। अर्थात किसी के कहने के बाद उसी बात को कहना अनुवाद कहलाता है। क्या, अर्थात जब किसी के कहने के बाद उसी बात को कहना अनुवाद कहलाता है। सरल शब्दों में एक भाषा स्रोत भाषा में व्यक्ति किए गए विचारों या भावों को दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा में ज्यों क्या त्यों समान अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। मतलब आपको किसी ने हिंदी का जो एक पैराग्राफ दिया और उसको बोला कि आप इसको हमें इंग्लिश में समझाओ, तो वह क्या हुआ, अनुवाद। अनुवाद को इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है अनुवाद, एक ट्रांसलेशन है। एक हिंदी पैराग्राफ को इंग्लिश में समझाना या इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में समझाना, वही क्या कहलाता है, अनुवाद। ज्यों का त्यों शब्दों में, देखो यहाँ लिखा हुआ है एक भाषा स्रोत, मतलब सरल शब्दों में एक भाषा स्रोत में मतलब भाषा में व्यक्ति के किए गए विचारों या भावों को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों समान अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। यह ज्ञान और संस्कृति के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। क्या, यह ज्ञान और संस्कृति के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिप्यंतरण किसे कहते हैं। तो लिप्यंतरण जो यह एक ट्रांसलिटरेशन का अर्थ है, मतलब ट्रांसलिटरेशन का अर्थ है ये एक लिपि के वर्गों, मतलब एक लिपि के जो वर्ण हैं वर्णों को दूसरी लिपि के वर्णों में लिखना। मतलब जैसे एक भाषा है, हिंदी भाषा के वर्ड हैं, उसके जो वर्डों को दूसरी लिपि यानी इंग्लिश में लिखना। इसे अनुवाद की तरह शब्द का अर्थ नहीं बदला जाता। मतलब जो अनुवाद की तरह हम अनुवाद में अर्थ नहीं बदला जाता, शब्द की तरह अर्थ नहीं बदला जाता, बल्कि केवल शब्दों को लिखने का तरीका या उसकी लिपि बदल दी जाती है। क्या, बल्कि शब्दों को लिखने का तरीका और उसकी जो लिपि है बदल जाती है। इसमें क्या है, इसमें अनुवाद की तरह शब्द का अर्थ नहीं बदला जाता। अनुवाद की तरह क्या, शब्द का अर्थ नहीं बदला जाता, बल्कि केवल शब्दों को लिखने का तरीका या उसकी लिपि बदल जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी शब्द किताब
देवनागरी लिपि को अंग्रेजी में किताब या रोमन लिपि लिखना लिप्यांतरण कहलाता है, जिसे हम आजकल जो कह देते हैं इंग्लिश लिप्यांतरण है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी शब्द के मूल उच्चारण को दूसरी भाषा में सुरक्षित रखना होता है, विशेषकर नामों और तकनीकी शब्दों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधि अनुवाद किसे कहते हैं? तो विधि अनुवाद जो है, यह विधि अनुवाद लीगल ट्रांसलेशन से तात्पर्य कानून, न्यायालय और न्याय व्यवस्था से संबंधित दस्तावेजों के अनुवाद से है। क्या? कानून, न्यायालय और न्याय व्यवस्था से संबंधित दस्तावेजों के अनुवाद से है। इसमें अधिनियमों, नियमों, अदालती फैसलों, अनुबंधों, शपथ पत्रों और कानूनी नोटिसों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। यह अनुवाद का एक अत्यंत जटिल क्षेत्र है, क्योंकि इसमें कानूनी शब्दावली, परिभाषिक शब्दों की सटीकता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी सी भी त्रुटि कानूनी विवाद पैदा कर सकती है, इसलिए इसमें विषय का गहन अध्ययन आवश्यक है। इसमें क्या? विषय का जो गहन अध्ययन है उसको डीपली पढ़ना अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांकेत प्रणाली के से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो जो सांकेत प्रणाली है, साइंस सिस्टम है, सांकेत प्रणाली संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसमें विचारों या सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए जिसमें क्या? सांकेत प्रणाली कैसा माध्यम है जिसमें विचारों या सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों के बजाय विभिन्न संकेतों, चिन्ह या प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हैं या स्टेनोग्राफर की नौकरी सुनी होगी, जिसे हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। उसमें क्या होता है, वो कोर्ट में होती है कि हम अपनी भाषा को लिखने के लिए एक सिंबल बना देते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने विचारों से, तो अपने विचारों के लिए ये वाला सिंबल बना दिया, या तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो वहाँ के लिए ये वाला सिंबल बना दिया। तो ऐसे सिंबल बनाए जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? सांकेत प्रणाली। ठीक है, तो शब्दों के बजाय विभिन्न संकेतों, चिन्हों या प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। भाषा विज्ञान में भाषा स्वयं एक संकेत प्रणाली है, जहां ध्वनियाँ या शब्द किसी अर्थ या विचार का संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक लाइट, शारीरिक हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज और रेलवे के सिग्नल भी संकेत प्रणाली के स्पष्ट उदाहरण हैं, जो बिना बोले ही संदेश संप्रेषित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, परिभाषिक शब्द का अर्थ बताइए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने सबसे पहले आपका यही वाला मॉडल पेपर कराया है, यानी एग्जाम पेपर कराया है। परिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में न होकर किसी विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र या पेशे जैसे विज्ञान, कानून, वाणिज्य प्रशासन में एक निश्चित और सटीक अर्थ में किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी अर्थ सुनिश्चितता होती है। इनकी जो विशेषता है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है इनकी अर्थ सुनिश्चितता होती है, अर्थात इनका केवल एक ही अर्थ होता है। उदाहरण के लिए सामान्य भाषा में ताप का अर्थ गर्मी हो सकता है, लेकिन विज्ञान में टेम्परेचर के लिए तापमान एक सुनिश्चित परिभाषिक शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुवाद का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। तो अनुवाद का जो महत्व है अपने शब्दों में कैसे लिखना है आपको। आज के वैश्वीकरण के युग में अनुवाद का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। अनुवाद केवल दो भाषाओं के बीच का पुल नहीं, बल्कि यह दो विभिन्न संस्कृतियों, समाजों और विचारों को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला महत्व क्या है? ज्ञान और विज्ञान का प्रसार, यानी जो अनुवाद का ज्ञान और विज्ञान का प्रसार, दुनिया के किसी एक हिस्से में होने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकों, विकास और चिकित्सा शोध को अन्य देशों की भाषाओं तक पहुंचाने में अनुवाद की भूमिका सर्वोपरि है। इसके बिना वैश्विक स्तर पर ज्ञान का विकास असंभव है। अगला,
अगला महत्व है सांस्कृतिक आदान प्रदान। साहित्य, कला और दर्शन का अनुवाद हमें अन्य देशों की संस्कृति और जीवन शैली को समझने का अवसर देता है। और शेक्सपियर, मुंशी प्रेमचंद, टॉलस्टॉय की रचनाएं अनुवाद के माध्यम से ही वैश्विक धरोहर बनी हैं। अगला महत्व है आपका वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था। वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था क्या है? आज व्यापार किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने उत्पादों के विज्ञान अनुबंधों और नियमों को स्थानीय ग्राहक तक पहुंचाने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। अगला महत्व है प्रशासनिक और कूटनीतिक कार्य। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच संधियां, समझौते और संवाद अनुवादकों के माध्यम से ही संभव होते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अनुवाद नितांत आवश्यक है। इसका निष्कर्ष क्या है? अनुवाद विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत करने और दुनिया को एक वैश्विक ग्राम यानी ग्लोबल विलेज बनाने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बैंकिंग अनुवाद से आप क्या समझते हैं और स्पष्ट कीजिए। इसको ठीक से स्पष्ट करना है, तो इसको स्पष्ट कैसे करना है? बैंकिंग अनुवाद का तात्पर्य उन सभी दस्तावेजों, प्रपत्रों और सूचनाओं के अनुवाद से है जिनका उपयोग बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय लेन देन में किया जाता है। भारत और जैसे बहुभाषी देश में जहां आम जनता अलग अलग क्षेत्रीय भाषा बोलती है, बैंकिंग सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बैंकिंग अनुवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंकिंग अनुवाद क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है? बैंकिंग अनुवाद का जो स्वरूप है और क्षेत्र है वह कैसा है? तो बैंकिंग अनुवाद के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्य आते हैं, जैसे खाता खोलने के फार्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स, पासबुक की प्रविष्टियाँ, चेकबुक के दिशा निर्देश, ऋण संबंधी कानूनी दस्तावेज, फिक्स्ड डिपॉजिट की रसीदें और एटीएम स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले निर्देश और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों और परिपत्रों का अंग्रेजी से हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद इसी श्रेणी में आता है। बैंकिंग अनुवाद की विशेषताएं और चुनौतियां लिखिए। तो बैंकिंग अनुवाद की विशेषता क्या है? पारिभाषिक शब्दावली। बैंकिंग अनुवाद में वित्तीय और वाणिज्य शब्दावली जैसे डिमांड ड्राफ्ट, मॉर्टगेज, कोलेटरल का सटीक प्रयोग आवश्यक होता है। इसमें आम बोलचाल के शब्दों का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें क्या जो आम बोलचाल है, हम जैसे आजकल बात करते हैं, उन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते। उनमें जैसे मैनेजर को प्रबंधक कहा जाता है, इसी प्रकार के वर्ड वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। सटीकता और स्पष्टता, इसकी दूसरी विशेषता है सटीकता और स्पष्टता। बैंकिंग दस्तावेजों में पैसे का लेन देन और कानूनी शर्तें शामिल होती हैं, इसलिए अनुवाद में 100% सटीकता होनी चाहिए। एक गलत शब्द ग्राहक या बैंक को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है। सरलता, अगली विशेषता है सरलता। पारिभाषिक शब्दों के बावजूद अनुवाद की भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि एक आम ग्राहक बैंक की नीतियों को आसानी से समझ सके। संक्षेप में, बैंकिंग अनुवाद एक पारदर्शी और सुलभ वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने का अनिवार्य उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। थीसॉर्स के उपयोग पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो जो थीसॉर्स जिसे हिंदी में समानांतर कोश या पर्याय कोश भी कहा जाता है, समानांतर कोश या पर्याय कोश भी कहा जाता है, एक प्रकार का विशेष संदर्भ ग्रंथ यानी रेफरेंस बुक है। यह एक सामान्य शब्दकोश डिक्शनरी से भिन्न होता है, जहां शब्दकोश में शब्दों के अर्थ, उच्चारण और व्याकरणिक रूप से दिए जाते हैं। वहीं थियोसॉर्स में
थीसॉरस में समान अर्थ, यार ये वाला शब्द बड़ा गड़बड़ कर रहा है हमारे तो। हाँ, समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स और विपरीत अर्थ वाले शब्दों विलोम एंटोनिम्स का एक व्यवस्थित संग्रह होता है। क्या? वही थीसॉरस में समान अर्थ वाले शब्दकोश यानी पर्यायवाची और विपरीत अर्थ वाले विलोम शब्दों का व्यवस्थित एक संग्रह होता है। हाँ, इसके उपयोग और महत्व देखेंगे। पहला महत्व है या उपयोग भी समझो, दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, उचित और सटीक शब्द का चयन। कई बार किसी विचार या भाव को व्यक्त करने के लिए हमें एक बिल्कुल सटीक शब्द की आवश्यकता होती है। थीसॉरस हमें एक ही भाव के कई विकल्प प्रदान करता है जिससे हम वाक्य के संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सबसे उपयुक्त शब्द चुन सकते हैं, जैसे सुंदर के लिए आकर्षक, मनोहर या रमणीय आदि। अगला महत्व है शब्द भंडार में वृद्धि यानी वोकैबुलरी में वृद्धि। नियमित रूप से थीसॉरस का उपयोग करने से भाषा के ज्ञान में गहराई आती है और व्यक्ति को नए व प्रभावी शब्दों की जानकारी मिलती है। लेखन शैली में निखार। एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से कोई भी लेख या अनुवाद नीरस हो सकता है। थीसॉरस लेखकों, पत्रकारों और अनुवादकों को विविधता प्रदान करता है, जिससे उनकी लेखन शैली अधिक प्रभावशाली और रोचक बनती है। उनकी जो लेखन शैली है अधिक प्रभावशाली और रोचक बनती है। अगला महत्व है अनुवादकों के लिए वरदान। अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के शब्द का सटीक समतुल्य ढूंढने में थीसॉरस अत्यंत सहायक होता है, जिससे अनुवाद का मूल भाव नष्ट नहीं होता। जिससे क्या? अनुवाद का जो मूल भाव होता है वह नष्ट नहीं होता। निष्कर्षतः थीसॉरस भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता को समृद्ध करने और विचारों को सटीकता से प्रस्तुत करने का एक अत्यंत उपयोगी साधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए रोजगार के क्षेत्रों में अनुवाद की संभावनाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो जो अनुवाद का अर्थ है, पहले अर्थ देखेंगे फिर रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद की जो संभावनाओं को विस्तार करेंगे। अनुवाद का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुवाद का जो शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना, यानी किसी ने हिंदी में कोई बात को बोली और उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल दें, तो किसी के कहने के बाद कहना अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त यह शब्द स्रोत भाषा सोर्स लैंग्वेज की सामग्री को लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। एक श्रेष्ठ अनुवाद वह है जिसमें मूल पाठ का अर्थ, भाव और शैली लक्ष्य भाषा में ज्यों का त्यों सुरक्षित रहे। आज के वैश्वीकरण के दौर में अनुवाद केवल दो भाषाओं का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों और सभ्यताओं को जोड़ने वाला एक सांस्कृतिक सेतु बन गया है। जो आज के ग्लोबलाइजेशन में ये जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, यह दो भाषाओं का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृति और सभ्यताओं को जोड़ने वाला एक सांस्कृतिक सेतु बन गया है। ठीक है, सांस्कृतिक सेतु बन गया है। रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद की जो संभावनाएं हैं वह कैसी रही हैं, तो देखेंगे रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद की संभावनाएं। वर्तमान समय में अनुवाद केवल एक अकादमिक शौक नहीं रह गया बल्कि यह एक अत्यंत आकर्षक और बहुआयामी करियर विकल्प बन चुका है। रोजगार के क्षेत्र में इसकी संभावनाएं निम्नलिखित हैं। मीडिया और पत्रकारिता।
पत्रकारिता समाचार एजेंसियों, समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों को हर दिन दुनिया भर की खबरों की स्थानीय भाषाओं में पहुंचाने के लिए कुशल अनुवादकों की आवश्यकता होती है। मनोरंजन और फिल्म उद्योग यानी जो फिल्म इंडस्ट्री है, OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम फिल्मों और टीवी सीरीज या सीरियल्स के लिए सबटाइटल्स लिखने और डबिंग के लिए अनुवादकों की भारी मांग। सरकारी क्षेत्र राजभाषा अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, संसद, न्यायालयों और सरकारी उपक्रमों PSUs में राजभाषा अधिकारी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर और वरिष्ठ कनिष्ठ अनुवादक के पदों पर नियमित भर्तियां होती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC हर साल इसके लिए परीक्षा आयोजित करता है। SSC इसके लिए हर साल जो परीक्षा आयोजित करता है। प्रकाशन जगत यानी पब्लिशिंग हाउसेस साहित्य, विज्ञान, तकनीक और शिक्षा से जुड़ी विदेशी और क्षेत्रीय किताबों का हिंदी या अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रकाशन अनुवादकों को अनुबंधित करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी MNCs और कॉरपोरेट सेक्टर व्यापार के वैश्वीकरण के कारण कंपनियों को अपने उत्पाद, विज्ञान मैनुअल और वेबसाइट का स्थानीयकरण यानी करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें भाषा विशेषज्ञों और अनुवादकों की दरकार होती है यानी ज़रूरत होती है। पर्यटन उद्योग विदेशी पर्यटकों के लिए टूर गाइड और पर्यटन से जुड़े साहित्य यानी ब्रोशर, वेबसाइट के अनुवाद में रोजगार के बेहतरीन अवसर हैं। स्वतंत्र कार्य डिजिटल युग में एक अनुवादक घर बैठे देश विदेश के क्लाइंट के लिए फ्रीलांस अनुवादक के रूप में कार्य करके अच्छी आमदनी कर सकता है। निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं, जब तक दुनिया में भाषा और विचारों का आदान प्रदान रहेगा, अनुवादकों की मांग, रोजगार के बाजार हमेशा बनी रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10 क्या है? बहुभाषिक समाज में अनुवाद विषय पर सार गर्भित निबंध लिखिए। प्रस्तावना है इसकी, तो इसकी प्रस्तावना पहले आपको प्रस्तावना में लिखना है। बहुभाषिक समाज उस समाज को कहते हैं जहां एक ही राष्ट्र या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग कई अलग अलग भाषाएं बोलते और समझते हैं। भारत इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां कोस कोस पर पानी बदलते 4 कोस पर बानी की कहावत चरितार्थ होती है। ऐसे विविधतापूर्ण समाज में जहां दर्जनों प्रमुख भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हो, वहां लोगों के बीच संवाद, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अनुवाद एक संजीवनी की तरह कार्य करता है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद की भूमिका और महत्व। राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक जुड़ाव इसका पहला महत्व रहेगा। अनुवाद बहुभाषिक भारत को एक सूत्र में पिरोने का सबसे बड़ा साधन है। जब उत्तर भारत का व्यक्ति अनुवाद के माध्यम से तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती या बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ता है, तो वह उनके विचारों से जुड़ता है। अनुवाद के कारण ही विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच सांस्कृतिक दूरियां मिटती हैं और विविधता में एकता की भावना मजबूत होती है। अगला महत्व देखेंगे, प्रशासनिक सुगमता और लोकतंत्र की मजबूती। एक सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार की नीतियां, कानून और योजनाएं देश के अंतिम व्यक्ति तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचें। संसद में बनने वाले कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले यदि केवल अंग्रेजी में रहें तो आम जनता अपने अधिकारों से वंचित रह जाएगी। अनुवाद ही वह माध्यम है जो संविधान और कानूनों को क्षेत्रीय भाषा में आम जनता तक पहुंचाकर लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में सफल बनाता है। अगला महत्व है शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। उच्च शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और चिकित्सा की अधिकांश प्रमाणिक सामग्री अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है। अनुवाद के माध्यम से ही इस ज्ञान को
इस ज्ञान को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैप 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देती है, जो व्यापक अनुवाद कार्य के बिना संभव नहीं है। अगला महत्व रहेगा व्यापार और वाणिज्यिक विकास। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए भाषा की बाधा को पार करना आवश्यक है। विज्ञापनों, व्यापारिक अनुबंधों और उपभोक्ता सामग्री का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद बहुभाषिक समाज में बाजार के विस्तार का आधार है। इसका पूरा क्वेश्चन का निष्कर्ष रहेगा, एक बहुभाषिक समाज में अनुवाद केवल एक भाषाई प्रक्रिया नहीं बल्कि वह दूसरी धुरी है जिस पर राष्ट्र का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहिया घूमता है। अनुवाद के अभाव में बहुभाषिक राष्ट्र छोटे छोटे भाषाई द्वीपों में बंटकर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अनुवाद का पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार अपने विचार लिखिए। तो अनुवाद का जो पुनरीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा इसकी कैसे लिखनी है? तो पुनरीक्षण यानी रिवीजन का शाब्दिक अर्थ है पुनः परीक्षण करना या दोबारा देखना। अनुवाद की प्रक्रिया में किसी मूल पाठ यानी सोर्स टेक्स्ट के किए गए अनुवाद यानी टारगेट टेक्स्ट को अंतिम रूप देने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना, जांच करना और उसमें आवश्यक सुधार करना अनुवाद का पुनरीक्षण कहलाता है। यह अनुवाद का अंतिम यानी जो अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसे पुनरीक्षण यानी रिवाइजर कहा जाता है। पुनरीक्षण की आवश्यकता और उद्देश्य। कोई भी अनुवादक चाहे कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, अनुवाद करते समय मानवीय भूलों की संभावना बनी रहती है। पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अनुवाद को त्रुटिहीन, प्रामाणिक और पठनीय बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है सटीकता की जांच। यह सुनिश्चित करना कि मूल पाठ का कोई अंश छूट तो नहीं गया या अनुवादक ने अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त तो नहीं जोड़ दिया। अर्थ और भाव की रक्षा। यह जांचना कि अनुवाद में मूल पाठ का अर्थ और आत्म सुरक्षित है या नहीं। अर्थ का अनर्थ होने से रोकना। शब्दावली और व्याकरण की जो शुद्धता। परिभाषिक शब्दों के उचित प्रयोग, व्याकरणिक अशुद्धियों, वर्तनी, स्पेलिंग और विराम चिन्हों की गलतियों को सुधारना। प्रवाह और पठनीयता। अनुवाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी अन्य भाषा से लादा गया है। लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार उसमें सहजता और प्रवाह लाना पुनरीक्षण का मुख्य कार्य है। पुनरीक्षण के गुण प्रक्रिया क्या है? तो एक सफल पुनरीक्षण को अनुवादक से भी अधिक योग्य और अनुभवी होना चाहिए। उसे स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और अनुवादित विषय जैसे विज्ञान, कानून, साहित्य का गहरा अध्ययन होना चाहिए। पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पुनरीक्षक अपने पहले मूल पाठ को पढ़ता है, फिर अनुवादित पाठ से उसका मिलान करता है, जहां त्रुटि मिलती है वहां सुधार करता है और यदि अनुवाद दुर्बोध कठिन है तो उसे सरल बनाता है। निष्कर्ष ओवरऑल इसका निष्कर्ष है, विशेषकर कानूनी, चिकित्सीय और वैज्ञानिक अनुवाद में पुनरीक्षण अनिवार्य है क्योंकि यह एक छोटी सी गलती के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संक्षेप में, पुनरीक्षण अनुवाद रूपी स्वर्ण को आग में तपाकर कुंदन बनाने की प्रक्रिया है। यानी जो उसको गोल्ड को, सोने को आग में तपाकर एक कुंदन बनाने की प्रक्रिया समझो इसको भी पुनरीक्षण रिवीजन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, अनुवाद सैद्धांतिकी से आप क्या समझते हैं? सविस्तार वर्णन कीजिए। तो अनुवाद सैद्धांतिकी का अर्थ यानी ट्रांसलेशन थ्योरी।
अनुवाद सैद्धांत की वह शास्त्र या अनुशासन है जो अनुवाद की प्रकृति, उसकी प्रक्रियाओं, नियमों, सिद्धांतों और उसमें आने वाली समस्याओं का विज्ञान एवं तार्किक अध्ययन करता है। सरल शब्दों में अनुवाद कैसे किया जाना चाहिए, अनुवाद के नियम क्या हैं और एक अच्छे अनुवाद के मापदंड क्या होते हैं, इन सभी बातों का व्यवस्थित अध्ययन अनुवाद सैद्धांतिकी कहलाता है। पहले अनुवाद को केवल एक कला माना जाता था जो व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिभा पर निर्भर थी, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब भाषा विज्ञान का विकास हुआ तो अनुवाद का भी वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ और यह एक विज्ञान या शास्त्र के रूप में स्थापित हुआ। यहाँ का प्रमुख पक्ष या सिद्धांत देखेंगे अनुवाद सैद्धांतिकी के। अनुवाद सैद्धांतिकी के अंतर्गत कई विद्वानों जैसे यूजीन नाइडा, पीटर न्यूमार्क, कैटफोर्ड ने अपने सिद्धांत दिए, जिन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला सिद्धांत है समतुल्यता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस। यह सिद्धांत मानता है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच अर्थ और प्रभाव की समानता होनी चाहिए। यूजीन नाइडा ने इसे दो भागों में बांटा, रूपात्मक समतुल्य यानी फॉर्मल इक्विवेलेंस, शब्द प्रति शब्द अनुवाद और गतिशीलता समतुल्यता। दूसरा है गतिशील समतुल्यता यानी डायनामिक इक्विवेलेंस, भाव और प्रभाव का अनुवाद यानी शब्द प्रति शब्द का अनुवाद और भाव और प्रभाव का अनुवाद। अगला सिद्धांत है भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत। यह सिद्धांत दोनों भाषाओं की व्याकरणिक संरचनाओं, वाक्य विन्यास और शब्द निर्माण के नियमों के अध्ययन पर जोर देता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह मानता है कि अनुवाद केवल भाषाओं का नहीं बल्कि संस्कृतियों का होता है। अनुवाद क्या केवल भाषाओं का नहीं संस्कृतियों का होता है, इसलिए अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य भाषा के समाज और संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए। उद्देश्यता का सिद्धांत यह आधुनिक सिद्धांत है। सौदेश्यता का सिद्धांत यह आधुनिक सिद्धांत है जो मानता है कि अनुवाद का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि अनुवाद का उद्देश्य क्या है, यानी उसका पर्पस क्या या स्कोपोज क्या है, और लक्षित पाठक यानी टारगेट ऑडियंस कौन है। अनुवाद सैद्धांतिकी का महत्व यह अनुवाद को एक दिशा प्रदान करता है। जब अनुवादक किसी मुहावरे, लोकोक्तियों या पारिभाषिक शब्द पर अटक जाता है तो ये सिद्धांत उसे समस्या सुलझाने का मार्ग दिखाते हैं। सैद्धांतिकी अनुवाद को क्या करें, यानी जो सैद्धांतिकी अनुवाद को क्या करें और क्या न करें का बोध कराती है, जिससे अनुवाद में एक रूपता और गुणवत्ता आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की विभिन्न समस्याएं कौन कौन सी हैं। यानी जब इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में अनुवाद करते समय हमें कौन कौन सी समस्या वर्णित होती हैं उनको वर्णन करना है। तो प्रस्तावना देखेंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही विश्व की अत्यंत समृद्ध भाषाएं, लेकिन दोनों के भाषाई परिवार व्याकरणिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ बिल्कुल अलग हैं। उसकी पृष्ठभूमियाँ बिल्कुल अलग हैं। अंग्रेजी जहाँ भारोपीय भाषा परिवार की जर्मनिक शाखा से है, क्या अंग्रेजी भारोपीय भाषा परिवार की जर्मनिक शाखा से है, वहीं हिंदी हिंद आर्य शाखा की भाषा से है। इस संरचनात्मक और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या समस्या है? प्रमुख समस्या, पहली समस्या है वाक्य संरचना की समस्या, यानी
सिनेटिक प्रॉब्लम्स, अंग्रेजी और हिंदी के वाक्यों की बनावट या बुनावट क्या है, बनावट होनी चाहिए, बुनावट बिल्कुल विपरीत है। क्या हिंदी और जो अंग्रेजी की है, यह जो बनावट है बिल्कुल विपरीत है। अंग्रेजी का वाक्य क्रम यानी कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उदाहरण राम ईट्स एनी एप्पल। हिंदी का वाक्य क्रम क्या है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया यानी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। उदाहरण पर राम सेब खाता है, और इंग्लिश में मतलब उल्टा ही है। अनुवाद करते समय इस क्रम को पलटना सबसे बड़ी और बुनियादी चुनौती होती है। अगला दूसरी चुनौती है लिंग और वचन की समस्या। अंग्रेजी में निर्जीव वस्तुओं जैसे मेज, कुर्सी, किताब का कोई व्याकरणिक लिंग नहीं होता, उनके लिए इट या इट का प्रयोग होता है। लेकिन हिंदी में हर निर्जीव वस्तु भी या तो पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग, जैसे किताब फटी और मेज टूट गया। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में निर्जीव वस्तुओं का सही लिंग निर्धारण करना गैर हिंदी भाषा अनुवादकों के लिए बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या है संबंध बोधक अवयव की समस्या। अंग्रेजी में संबंध बताने वाले शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, जैसे इन द रूम, ऑन द टेबल, जबकि हिंदी में ये शब्द संज्ञा के बाद आते हैं। कमरे में, मेज पर। इन्हें परसर्ग कहते हैं। अनुवाद में इनके स्थान पर परिवर्तन का ध्यान रखना पड़ता है। पारिभाषिक शब्दावली का अभाव। विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी का जितना विकास पश्चिमी देशों अंग्रेजी भाषा में हुआ है, उतना भारत में नहीं हुआ। इसलिए अंग्रेजी के कई तकनीकी शब्दों के सटीक विकल्प हिंदी में मौजूद नहीं होते। कई बार हिंदी के संस्कृतनिष्ठ शब्द इतने कठिन होते हैं कि उनका अर्थ समझना अंग्रेजी में भी मुश्किल हो जाता है। अगला पांचवी समस्या है सांस्कृतिक और मुहावरेदार समस्याएं। भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। अंग्रेजी के कई मुहावरे उनके स्थानीय जनजीवन से जुड़े हैं, जैसे अंग्रेजी मुहावरा इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग का हिंदी अनुवाद कुत्ते बिल्लियाँ बरस रहे हैं करना हास्यास्पद होगा। इसका सही भावानुवाद मूसलाधार बारिश हो रही है या होगा। सांस्कृतिक अवधारणाओं का अनुवाद हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। जो सांस्कृतिक अवधारणाओं का जो अनुवाद है, उनका जो ट्रांसलेट करना है, हमेशा एक चुनौतीपूर्ण यानी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। क्या हुआ? इसका निष्कर्ष देखेंगे। इसका निष्कर्ष क्या है? अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का अनुवाद एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं। एक सफल अनुवादक को इन भाषाई और सांस्कृतिक समस्याओं से पार पाने के लिए दोनों भाषाओं के व्याकरण, प्रकृति और समाज का गहरा व्यवहारिक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थे आपका हिंदी अनुवाद का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पेपर, जो आपके कल 24 अप्रैल को एग्ज़ाम पेपर में यही आने वाला है, या आने वाले किसी भी तारीख को हिंदी का अन्य यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम है, उनमें भी जिनका थ्योरी वाला एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। आपको इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और अन्य 2 क्लास भी और डाली जाएंगी, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है बिल्कुल 100% सटीक हो जाएगी। फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।